सूडान में पिछले 2 सालों में आज की डेट तक 40,000 लोग मारे जा चुके हैं। अब ये जो कत्लो गारत हो रही है, इसके पीछे कौन है? इंसानी तारीख का सबसे बड़ा आलमिया। कहना आसान होता है, लेकिन अगर आप इमेजिन करें 12 मिलियन लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं सूडान में काम कर चुका हूँ, काफी अर्सा काम किया मैंने सूडान में। अब हम आते हैं मुद्दे की तरफ। मसला कहाँ शुरू होता है? जैसे इसराइल को अमेरिका की सपोर्ट है, इस तरह से सूडान में आरएसएफ जो कुछ कर रही है, वो क्या अपने ऑन पर कर रही है या उसे किसी की सपोर्ट हासिल है, किसी की बैकिंग है? ये मसला इतना अजीब है कि इसमें अगर आप एक बहुत अजीब नाम आता है, जनरल खलीफा हफ्तार। आपका मिशन क्या था? एजेंट्स जो हैं वो सूडान में करने क्या चाहते हैं? सबसे डेंजरस जोन अगर CIA करार देती है काम करने के लिए अपने एजेंट्स को, तो वो सूडान है। नंबर 1 डेंजरस प्लेस टू वर्क इन द वर्ल्ड। वाई सूडान? सूडान में इंटरेस्ट क्या है? दो बड़ी चीज़ें जिससे हमेशा दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट रहा है, और जहाँ ये हुई हैं वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। कामरान भी, इसराइल ने पिछले 2 सालों में गज़ा पर, फ़लस्तीन पर जो बमबारी की, जुल्म बर्बरियत की, जेनोसाइड किया, वो डिजिटल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे रिपोर्ट हुआ, हम सब ने देखा। लेकिन एक न्यूज़ जो रिपोर्ट नहीं होती, वो सूडान की है। सूडान में पिछले 2 सालों में आज की डेट तक 40,000 लोग मारे जा चुके हैं। अब ये जो कत्लो गारत हो रही है, इसके पीछे कौन है? सूडान में आज के दिन पे ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जो आपने 40,000 का जिक्र किया, वो भी एक वो नंबर है। पहले तस्दीक कर दूं जवाब देने से पहले कि वो नंबर है जो अनऑफिशियल नंबर है 40,000 का। सो जो जो एक कई राय हैं इस बारे में, क्योंकि कई डेड जो हैं वो रिपोर्टेड नहीं है या लाशें नहीं मिली हैं उनकी। और मिसिंग प्रिज्यूम डेड एक जुमला कहा जाता है जब इनसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। मिसिंग प्रिज्यूम डेड का मतलब होता है, तो इस वक्त महदूद ज़राए के मुताबिक 80,000 मिसिंग प्रिज्यूम डेड हैं, तो डबल व्हाट द नंबर्स आर। और लेकिन सिर्फ ये मत समझिए कि खाली वो डेड से मसला हल हो जाता है। तकरीबन कुल जो डिस्प्लेस्ड हैं, इसको आपके यहाँ तो इंटरनली डिस्प्लेस कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ वो डिस्प्लेस्ड ही कहा जाता है। तो 12 मिलियन लोग वो हैं जो आज कैंपों में या जंगलों में या पहाड़ों में बेसर समाने के हाल में। 12 मिलियन, 12 मिलियन डिस्प्लेस्ड पीपल हैं वहाँ पर। जहाँ तक कॉन्फ्लिक्ट की आपने बात की अली भाई, तो कॉन्फ्लिक्ट जानने से पहले मेरा ख्याल है कि आप एक हकीकी और ज़मीनी एक वजह क्या है इसकी, मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा कि हम इस पे बात कर लें कि वजह क्या है, क्या हो रहा है वहाँ पे। सूडान एक ऐसा अनफॉर्चुनेट मुल्क है जो रकबे के लिहाज से अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है, और ज़खायर के लिहाज से गोल्ड की एक बहुत बड़े ज़खायर वहाँ पे पाए जाते हैं, बड़ी तादाद में गोल्ड के ज़खायर हैं, और तेल, और उसके अलावा उसकी जोग्राफिकल लोकेशन। तो ये तीन चीज़ें मिलके हैं। जोग्राफिकल लोकेशन अफ्रीका में, इसके इथोपिया एरिथेरिया से एक तरफ बॉर्डर मिलता है, इसका इजिप्ट इस तरफ बॉर्डर मिलता है, चैड के साथ बॉर्डर मिलता है। तो सो लैंड राउट बड़ा ख़तरनाक है इसका। और फिर तेल के ज़राए, जहाँ तेल होगा वहाँ तेल ही पहुँच जाते हैं। तो अली भाई, यहाँ पर एक सूरत हाल कुछ ऐसी रही है कि डिक्टेटरशिप बहुत लंबे अरसे रही। 30 साल तक एक आदमी है जिसका नाम है उमर अल बशीर। 1989 में उन्होंने कब्जा किया मिलिट्री कूप से वहाँ पर। 1989 में स्टैब्लिश हो गई। 2019 में इनकी हुकूमत ख़त्म हुई और 2019 में एक और कूप आया, और उसमें कुछ पैक्ट ऐसा कुछ हुआ था कि एक जॉइंट गवर्नमेंट बन जाएगी, सिविलियन और मिलिट्री जॉइंट गवर्नमेंट बनाई जाएगी। और वो भी कुछ अरसे के लिए रही। 2021 में उसका भी खात्मा हो गया, बर्बादी हो गई वहाँ पे। वो कुछ चंद साल ही चल सकी, क्योंकि मिलिट्री कूप आया, फिर दोबारा वो सिविलियन मिलिट्री गवर्नमेंट जो है वो उसने उसको हटा दिया। तो अब हम आते हैं मुद्दे की तरफ। मसला कहाँ शुरू होता है? हुआ ये कि जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान, जो कि गवर्नमेंट इस वक्त जो रिकग्नाइज गवर्नमेंट के लिए दो पैरेलल गवर्नमेंट चल रही हैं, सिविल वॉर है वहाँ पर, तो दो पैरेलल गवर्नमेंट है। तो जनरल अब्दुल फताह बिल अल बुरहान जो है वो ऑफिशियल सदर हैं, जो UN रिकग्नाइज करता है जिसको, और यानी वो मुल्क की जो मेन स्ट्रीम आर्मी है उसको लीड करते हैं। और उनके साथ मसला ये हुआ था कि उनके एक डेप्यूटी थे, जो कि आपने RSF RF का बहुत नाम सुना होगा,
तो मोहम्मद हमदान दागलू एक उनके डेप्यूटी थे, तो वो दोनों साथ में उन्होंने हुकूमत बनाई थी। लेकिन कुछ अरसे के बाद वो पैसों में लड़ाई शुरू हो गई दोनों की आपस में, और जो जनरल फतेह अल बुरहान थे, उन्होंने जो कुछ वादे किए थे जनरल हमदान से, वो उन्होंने उसको नहीं पूरे किए। तो उन्होंने जनरल हमदान जो अपनी फोर्स, जो उनके वफादार थे, तकरीबन 1 लाख कहते हैं, कोई नंबर कोई कंफर्म नहीं है, ज़्यादा ही होगा कम नहीं होगा, तकरीबन 1 लाख स्ट्रांग। सो उससे वो लेके उन्होंने अलहदा हुए और एक इंडिपेंडेंट फोर्स बना ली, इसको कहते हैं मतलब आप उसको कई नाम दे लें, उनको बागी कहा जाता है, पहले आरएसएफ है वो बेसिकली, जो आप खबरों में सुनते हैं वो आरएसएफ के नाम से सुनते हैं, ऑफिशियल नाम जो है वो उसका आरएसएफ है, बाकी उसके कई और नाम है, जेनोसाइडल फोर्स भी कहते हैं उसको। तो वो एक उन्होंने आपस में एक पैरेलल जंग शुरू की, और दोनों का मकसद मुल्क पे कब्जा करना था। यानी इधर से जनरल फतेह जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इक़्तिदार खर्तूम खर्तूम चूंकि कैपिटल है, और आरएसएफ जो है वो खर्तूम लेना चाह रही है। तो वो एक ताकत की जंग अंदर शुरू हो गई। लेकिन अफसोस की बात यह कि जंग जो लड़ी जा रही थी वो शहरी इलाकों में लड़ी जा रही थी। तो इसको ये भी कह लीजिए कि वो अरब और नॉन अरब कॉन्फ्लिक्ट मोहतात अल्फाज में। तो एक जेनोसाइड शुरू हो गया, लोगों को कत्लेआम शुरू कर दिया, बिल्डिंगों को आग लगा दी गई, अस्पतालों को आग लगा दी गई, और ये इक़्तिदार की जंग जो है दोनों ग्रुपों में आपस में शुरू हो गई। अब ये बिल्ली चूहे का खेल चलता रहता है, एक दूसरे को निकालता है, दूसरे तीसरे को निकालता है, ये हर कुछ अरसे के बाद एक शहर ये फतह करते हैं, फिर वहाँ आर्मी चली जाती है, डिप्लॉय होती है, फिर आरएसएफ आगे जा चली जाती है, दूसरी जगह कब्जा कर लेती है। तो ये मामला जो है मुस्तकिल चल रहा है, पर उसकी वजह जो है वो ये दो ताकतों का आपस में टकराव है। कामरान भी, अब जैसे इसराइल को अमेरिका की सपोर्ट है, इस तरह से सूडान में आरएसएफ जो कुछ कर रही है, वो क्या अपने ऑन पर कर रही है या उसे किसी की सपोर्ट हासिल है, किसी की बैकिंग है? अली भाई, सारी फोर्सेस को ऐसा नहीं होता कि कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, और ये मुमकिन नहीं है कि बैरूनी ताकतें जो हैं वो ना सपोर्ट करती हूँ। दैट्स हाईली अनलाइकली, क्योंकि आपको कॉन्फ्लिक्ट को सस्टेन करने के लिए जो है वो पैसे की ज़रूरत होती है, बैरूनी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आर्म्स की ज़रूरत होती है। तो अब सूडान में कीप इन माइंड देयर इज गोल्ड माइंस इन सूडान, लेकिन वो गोल्ड माइन उस वक्त तक बेकार हैं जब तक वो गोल्ड आपका बाहर जाके बिकता नहीं। गोल्ड इज़ लाइक एनीथिंग एल्स, उसको आप खा नहीं सकते। तो जब आपके ज़खायर जो हैं वो गोल्ड के बहुत ज़्यादा होते हैं, तेल के ज़खायर वहाँ मौजूद हैं, जो कि अभी अभी ड्रिल नहीं हो रहा है वहाँ पे, बट देयर इज़ एक्टिव थिंग। तो बैरूनी ताकतें डेफिनेटली इन्वॉल्व होती हैं। ये मसला इतना अजीब है कि इसमें एक, अगर आप एक बहुत अजीब नाम आता है, जनरल खलीफा हफ्तार जो है, हफ्तर कहते हैं उसको, खलीफा हफ्तार नाम है उनका, हफ्तर कहते हैं उसको। वो लीबियन फोर्सेस को लीड कर रहे थे जो अभी कॉन्फ्लिक्ट की, और वो जो है वो आरएसएफ को 100% सपोर्ट करते हैं उनकी तरफ से। और वो जो लीबिया में जो असला है जो कद्दाफी का छोड़ा है, वो आरएसएफ अब इस्तेमाल करती है, जनरल हफ्तर का दिया हुआ। तो ये डेफिनेटली सपोर्ट तो है, तो दोनों तरफ सपोर्ट होती है, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं है। बैरूनी ताकतें उनके अपने मफादात हैं, चाहे वो तेल की सूरत में हो, चाहे कुछ भी जो बटेगा, जो ताकत टेक ओवर करेगी, वो जो अपनी सपोर्ट करने वाली हुकूमत है उसको ज़ाहिर बात है वो कुछ ना कुछ देगी। जनरल हफ्तार का ये है कि वो लीबिया में चूँकि होल्ड करना चाह रहे हैं, और लीबिया से इनका बॉर्डर भी है, करीबी ताल्लुकात भी हैं, पहले से हैं, और दोनों जो हैं वो चाहते हैं कि किसी तरह से अगर ये कब्ज़ा हो जाए तो ये ऑयल की ड्रिलिंग और ये गोल्ड की माइंस जो हैं जिस पे कब्ज़े का खेल चलता रहता है, वो किसी तरह से जो है वो उससे दोनों, और वो अफ़सोस के साथ मैं कह ही देता हूँ, लेकिन वो होना क्या है, अगर वो किसी के भी हाथ में आ गए, लेकिन उससे अवाम का कुछ फ़ायदा नहीं होना। उससे यही होगा कि उससे फिर ये जेनोसाइड बढ़ेगा, क्योंकि मोर असला जितना चीज़ें बाहर, ज़खायर बाहर जाएंगे, ये चंद जो वॉर लॉर्ड्स हैं यही अमीर होते हैं। ये कोई जमहूरी हुकूमत तो नहीं है कि जमहूरी हुकूमत है उन्होंने एक निज़ाम को राइज कर दिया। यानी यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा अलमिया है, इंसानी तारीख का सबसे बड़ा अलमिया। कहना आसान होता है, लेकिन अगर आप इमेजिन करें 12 मिलियन लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं, भूख का ये आलम है वहाँ पर कि रोटी कपड़ा तो बहुत दूर की बात है, रोटी तो कपड़ा तो खैर सवाल ही नहीं होता, रोटी तो बहुत दूर की बात है कि किन हालात में वो रहते हैं। जहाँ तक यूएन का सामान पहुँचता है वो एक बहुत अलग इलाका है, यानी जो जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है वहाँ तक यूएन का सामान नहीं पहुँचता, बीच में लूट लिया जाता है उसको, वॉर लॉर्ड्स लूट लेते हैं। तो लोग जो हैं वो भूखे मरेंगे, वो अपनी फोर्सेस के लिए उसको स्टोर करके रखते हैं, उनको पता है कि आज आया कल नहीं आएगा। तो वो जितना रसद का सामान यूनाइटेड नेशंस पहुँचाती है और पूरी दुनिया से आता है वहाँ पर,
वो पहुंचता नहीं है इंसानी आबादी में। और वो जो है ये दोनों फोर्सेस वाले अपने फौज को खिलाने के लिए बोलते हैं कि यू नो एटलीस्ट यू हैव, क्योंकि वो रोटी पे लड़ते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है उनको, तो फॉर अ ब्रेड दे फाइट, वो जो आर्म्स उठाते हैं, तो कोई ऐसा सामान वहाँ पे नहीं पहुँचता, तो दैट इज़ ह्यूमन क्राइसिस ऑन द पीक। कामरान भाई, माजी में सीरिया के जो हालात थे, बिशारुल असद, हाफिजुल असद, जो असद रजीम ने जुल्म सितम किए, आलमी दुनिया चुप थी। अब ये जो गज़ा में हुआ, इसराइल ने जो जुल्म सितम किए, अरब दुनिया अब जाकर एक हुई। लेकिन माजी में सूडान के जो हालात थे उस पर चुप क्यों थे? इवन के जो मेन स्ट्रीम मीडिया या डिजिटल मीडिया था उस पर भी इतना कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ माजी में। अली भाई, उसकी थोड़ी सी मैं आपको पीछे ले जाता हूँ तारीख की तरफ। मसला ये है कि मैं सूडान में काम कर चुका हूँ, काफ़ी अर्सा काम किया मैंने सूडान में। मैं एथियोपिया से क्रॉस करके सूडान जाता था, उस वक्त खर्तूम हम एयरपोर्ट हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं था। CIA एक टर्म इस्तेमाल करती है सूडान के लिए, उसको कहते हैं ब्लैक कर्टन जोन। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है। ब्लैक कर्टन जोन, ये वो जोन है जहाँ कर्टन काला होता है। एक तो इंटरनेशनल सहाफ़ी, तो क्या लोकली सहाफ़त ही नहीं है वहाँ पे, देयर इज़ नो सच थिंग। तो इंटरनेशनल मीडिया तो बहुत दूर की बात है। ये ब्लडेड वॉर जोन है। सबसे डेंजरस जोन अगर CIA करार देती है काम करने के लिए अपने एजेंट्स को, तो वो सूडान है। नंबर 1 डेंजरस प्लेस टू वर्क इन द वर्ल्ड, यानी जहाँ आपको बिल्कुल कुल पड़वा के भेजा जाता है। नहीं, मेरे साथ तो क्योंकि हो चुका ही है। अ, बहुत ही डेंजरस जगह है, क्योंकि इंसानी जान की कोई कीमत तो है नहीं, कोई पुलिस फोर्स, कुछ कानून नाम की कोई चीज़ है ही नहीं वहाँ पर। तो ब्लैक कर्टन जोन इसलिए से ये इस्तेमाल करती है कि वहाँ से खबरें बाहर नहीं आती, कोई ऐसी चीज़ नहीं, वहाँ जो हो रहा है वो अंदर ही हो रहा है। अनलेस यू आर इनसाइडर एंड इनसाइड, तो आप उसको मॉनिटर कर लेंगे, देख लेंगे और वो आप चीज़ बाहर ले आएंगे, लेकिन बाय इटसेल्फ वहाँ की न्यूज़ कभी बाहर नहीं आती। जहाँ तक इंटरेस्ट की बात है इंटरनेशनल, तो देखिए अली भाई, यू हैव टू हैव एक्सेस टू गेट द इंटरेस्ट। जब आपके पास एक्सेस ही नहीं है, इसके चारों तरफ अगर आप देखें तो ये वो जगह हैं, अगर आप पहुंचने के लिए कोशिश भी करेंगे वहाँ पे, तो सबसे जो सेन जगह है, जो सबसे आसान तो नहीं कहनी चाहिए लेकिन सबसे एक्सेसिबल जो जगह है जहाँ से मैंने क्रॉस करता, वो इथोपियन बॉर्डर है इसका। और वो इथोपियन बॉर्डर से भी ऐसा होता है कि आपको 2 आदमी क्लाशन वाले एनी टाइम दोनों साइड पे चाहिए होते हैं, क्योंकि बीच में रोक के मार देते हैं। ये लोग, वो नहीं होता कि वहाँ पे आपको रॉब करेंगे या हॉस्टेज ले लेंगे, दे विल जस्ट किल यू ऑन द स्पॉट। यानी इस हद तक भी हालात ख़राब है कि सिर्फ पेयर ऑफ शूज़, आप सिर्फ जूते के लिए जो है कोई समबडी विल शूट यू इन योर हेड। फ़ोन और बहुत एक्सेसरीज तो बहुत दूर की बात है, आप ये नहीं कि आप आईफोन जाके वहाँ वीडियो बना रहे हैं और वहाँ ब्लॉग चल रहे हैं। जूता आपका, या सिर्फ कपड़े, ऐसे भी हुआ है कि लाशों से मेरे पास चीज़ें पहुंची हैं कि लाश से कपड़े उतार के लोग टेकिंग देयर पैंट्स एंड अंडरवेयर ऑफ, और वो पहन रहे हैं लोग। तो जब ऐसे हालात हो जाते हैं तो कुछ ज़्यादा गहमा गहमी आप देखते नहीं हैं। सोशल मीडिया को अलाइव जो जनरेशन रखती है, उस जनरेशन की पहुंच वहाँ तक नहीं है। और जो वहाँ की लोकल जनरेशन है, द जेनोसाइड, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ से फ़ोन उठाए और आपने बना लिया, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। जो इक्का दुक्का क्लिप्स आपके पास आते हैं, या तो वो RSF की तरफ से आते हैं या फिर वो दूसरी साइड की मिलिट्री के बनाए हुए क्लिप्स होते हैं। वो ब्रैग टेक्नोलॉजी, वो ब्रैग टेक्नोलॉजी या स्केयर टैक्टिक्स के लिए वो यूज़ करते हैं, और वो किस तरह से लीक हो जाते हैं। लेकिन बाय इटसेल्फ कोई भी ऐसा मीडिया नहीं है। आप अगर देखना चाहें इस लतीफ़े को, तो इस तरह देखिएगा कि CNN कभी अगर रिपोर्ट कर रहा था सूडान को, तो वो कीनिया से रिपोर्ट करता है। अब कीनिया किधर है और सूडान किधर, उनका करस्पॉन्डेंस कीनिया में बैठ कर सूडान रिपोर्ट कर रहा होता है। दे डोंट हैव एक्सेस देयर। तो कोई भी ऐसा न्यूज़ आउटलेट नहीं है जो वहाँ से ऑपरेट करता हो इन बाशमूल। अब अफ्रीका में तो कोई ऐसा नॉन न्यूज़ आउटलेट है ही नहीं है, बाय इटसेल्फ तो कोई नहीं है। हाँ, उगांडा वाली साइड पर है या केनिया में इटसेल्फ है, लेकिन दे डोंट बॉदर गोइंग इन देयर। आई मीन हाउ वुड यू, हाउ कुड यू, इस देयर इज नो सेफ्टी सिक्योरिटी तो है नहीं, तो आप कैसे करेंगे? आप ऑपरेट वॉर जोन में नहीं कर सकते हैं। इट्स अ हॉरर स्टोरी। अगर मैं आपको डिस्क्राइब भी करना शुरू कर दूं, मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। अगर मैं आपको दारफोर सिर्फ अगर आपको समझाना शुरू कर दूं, जो दुनिया का खतरनाक 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 तरीन शहर है। आपने वो कभी अगर शायद मूवियों में एक क्लिप दिखाते हैं कई वेस्टर्न मूवियों में कि वो आर्म्स की मंडी लगी हुई है और लोग आर्म्स लेने से पहले हवा में फायरिंग करके ट्राई कर रहे हैं। वो असल में क्लिप ओरिजिनली वो दारफोर का है, दैट इज़ फ्रॉम दारफोर। दारफोर में ट्रक भी नहीं गुजर सकता। आई मीन अगर जो जो रसद का ट्रक होता है ना, वो एक जानने वाले मुझे बता रहे थे कि हम दारफोर से, मैंने कहा तुम्हारी सप्लाई दारफोर जाती है? बोलते हैं भाई उस तरफ अगर कभी मील भी करीब पहुंच जाओ ना, हाईजैक होकर उसी वक्त पहले तो गोली मारते हैं,
फिर वो पोजीशन में डालते हैं एंड इट गोज ऑफ। सो एक्सेसिबल नहीं है अली भाई, आई मीन ह्यूमन आई वहाँ पर एक्टिव नहीं है, लेट्स पुट इट दिस वे फॉर लैक ऑफ बेटर इंग्लिश। कामरान भाई, जैसे कि आपने जिक्र किया कि सूडान में एजेंट्स जाते हैं, आप सूडान में गए, आपका मिशन क्या था? एजेंट्स जो हैं वो सूडान में करने क्या चाहते हैं? अली भाई मेरा जो मिशन था सूडान का, वो अलकायदा का एक मिशन मेरा चल रहा था, केस मेरा अलकायदा का था एंड आई वाज डीलिंग विद वन ऑफ द शेख। कीप इन माइंड कि वो लीबिया से उस वक्त जो था वो वॉर बहुत पीक पर थी, इंटरनल वॉर, और बेंगाजी में कॉन्ट्रैक्टर को मार दिया गया था। तो वहाँ से एक्सेल हो रहे थे जो लीबिया में जो जो अलकायदा के ऑपरेटिव हैं, वो एक्सेल होके और सूडान जा रहे थे। और एक और मूवमेंट ये हो रही थी कि अबू जाफ़र भी सूडान गया हुआ था उस जिस टाइम मैं काम करता सूडान। तो अबू जाफ़र वज़न सूडान। सूडान की एक अजीब बात या अच्छी बात ये कह लीजिए कि बहुत से मुल्कों का वीज़ा नहीं है, क्या करेंगे वीज़ा लेके, जाए वैसे ही कौन जाता है वहाँ पे। लेकिन इजिप्ट गवर्नमेंट का, इजिप्शियंस का वीज़ा नहीं होता वहाँ पे, इजिप्ट के लिए वीज़ा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सीरिया से जो अलकायदा के फाइटर्स थे वो फ्लाई करके सूडान जा रहे थे, क्योंकि सूडान सेफ जोन है। उनको पता है कि यहाँ ना अमेरिकन है, ना CIA है, ना कोई चीज़ है। तो वो वहाँ जाके पनाह ले रहे थे और अलकायदा कैंप वहाँ पे सूडान में बहुत ज़ोर पर था। तो मेरा काम उस वक्त ये था कि इन्फिल्ट्रेट करना उस कैंप में और पता करना कि कौन से लोग, लीबिया से कितने बड़े फाइटर्स आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग मूव करते हैं नॉर्मली, जो नकलो हरकत होती है वो बड़े लोगों की होती है। नॉर्मल फाइटर्स नो बडी केयर अबाउट कि यानी कायदीन में से तो कोई ऐसा नहीं है कि उनके पास CIA के पास एक खबर थी कि लीबिया से एक बहुत बड़े फाइटर हैं जो लीबिया से एग्जिट होकर सूडान जा रहे हैं एंड आई सपोज टू इंटरसेप्ट हिम। तो मेरा वो जो केस वहाँ पे चल रहा था, दैट वाज आई वाज इन्फिल्ट्रेटिंग अलकायदा इन सूडान कैंप, जो कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक्सेसिबल कैंप है इस वक्त दुनिया में अलकायदा का। कामरान भाई, अगर इंटरेस्ट की बात करें, वाई सूडान? सूडान में इंटरेस्ट क्या है? अली भाई मैंने आपको बताया सूडान की जोग्राफिकल लोकेशन। इकबाल का एक शेर है कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबा के काशगर। वो नील का साहिल जिसका वो जिक्र करते हैं अली भाई, वो इजिप्ट नहीं है। लोगों को मिसकंसेप्शन है कि नील, जो दरिया नील असल में शुरू होता है, वो शुरू होता है सूडान से। सूडान में जो 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 फ्लो है वो नील, दरिया नील सूडान से शुरू होता है और जाके इजिप्ट की तरफ जाता है। वो उसका बहुत बड़ा पोर्शन सूडान के अंदर है। और यही वजह है कि एक उसकी जोग्राफिकल लोकेशन, और आपने अगर एक नाम सुना हो या ना सुना हो, रेड सी में है पोर्ट ऑफ सूडान। तो एक तरफ पोर्ट ऑफ सूडान है, एक तरफ दरिया नील है। दरिया नील इजिप्ट की तरफ बहता है और फिशिंग और जो वहाँ पे फ़िश फार्मिंग, बहुत बड़ी तादाद में तिलापिया फ़िश फार्मिंग होती है वहाँ पे, बहुत बड़ी तादाद में, बहुत फीजिबल है वो नील की वो जगह। और पोर्ट ऑफ सूडान क्योंकि उसकी वो डायरेक्ट रेड सी पे लगता है, तो इंटरनेशनल पोर्ट इसके तौर पे रिफ्यूलिंग के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अब भी हो रही है कुछ, लेकिन ज़्यादा नहीं, चूँकि जंगी हालात बहुत ख़राब हैं। दो बड़ी चीज़ें, उसके अलावा दो बड़ी चीज़ें जिससे हमेशा दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट रहा है, और जहाँ ये हुई हैं वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। नंबर एक, दुनिया के नंबर एक सोने के ज़खायर और गोल्ड माइंस जो कि सूडान में है। नंबर दो, तेल के ज़खायर। वहाँ ड्रिलिंग नहीं हो रही एज वी स्पीक, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तेल के ज़खायर हैं, कीप इन माइंड इजिप्ट और सूडान का एक बॉर्डर है, दे आर द नेबरिंग कंट्री। और 1952 में हुआ था इसको, 1952 जनवरी 1 1952 में इसको आज़ादी मिली थी। दैट वाज इजिप्ट एंड इट वाज कोलेशन गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन एंड इजिप्ट की गवर्नमेंट थी वहाँ पे, दे वर द वन। सो 52 में इसको एक ये आज़ादी मिली एंड दे बिकम बाय इंडिपेंडेंट कंट्री। उस वक्त दो, अब ये दो कंट्रीज उस वक्त एक थी 2011 में, फिर एक और स्प्लिट हुआ नॉर्थ और साउथ सूडान का, फिर ये क्रिश्चियन और मुस्लिम, क्योंकि वहाँ पे दोनों बड़ी तादाद में थे। सो नॉर्थ सूडान जो है वो क्रिश्चियन सूडान है और साउथ सूडान जो है वो मुसलमान सूडान है। सो ये दो स्प्लिट दोबारा वहाँ पे हुए। और अब जो वहाँ पर तेल का मामलात है, नॉर्थ में जो है वो तेल के ज़खायर ज़्यादा हैं, नॉर्थ में गोल्ड माइन ज़्यादा हैं, और ये दोनों जो RSF और बिटवीन जो जो प्रेजेंट सदर हैं वहाँ के, इनकी फोर्स यानी जो सूडानीज आर्मी जिसको कहा जाता है, ये जो जो फाइट करते हैं, जब ये खर्तुम को टेक ओवर करते हैं तो खर्तुम को इसलिए नहीं टेक ओवर, प्रेसिडेंशियल पैलेस टेक ओवर कर लिया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट देयर मेन फाइट इज़ ताकत वहाँ पे ये ज़्यादा दिखाते हैं जहाँ जहाँ तेल और जहाँ गोल्ड है।
क्योंकि ये टेक ओवर दैट, तो फिर गोल्ड माइन जो है वो एक्टिव रहती हैं, गिव और टेक 12 महीने साल के वहाँ। तो ये मामलात वहाँ इसलिए रहते हैं कि दे ट्राइंग टू टेक ओवर दीज टू थिंग्स। तो अगर आपके पास, इवन अगर किसी के पास पोर्ट ऑफ सुडान, जो कि अब भी जो पोर्ट ऑफ सुडान का जो हेड क्वार्टर है वो प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है इस वक्त के सदर, उनका हेड क्वार्टर भी जो है वो पोर्ट ऑफ सुडान पे ही है, उन्होंने पोर्ट ऑफ सुडान में बनाया, उनके लिए सेफ पैसेज है। तो जिसके पास कंट्रोल होगा पोर्ट ऑफ सुडान का, दे कंट्रोल द पोर्ट। जिसके अब इजिप्ट जो है वो उस तरफ से कुछ ना कुछ अपनी भी मदद करता रहता है, जो भी उनके करीब होता है, यूजली आरएसएफ की वो मदद करते हैं। तो वो भी इसलिए करते हैं कि दे वांट ये ना हो कि कहीं नील के साथ जो है वो कुछ मामलात हो जाएं या ये हमारी तरफ कुछ आगे बढ़ें। दैट्स ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट जोन। तो मेन लड़ाई अली भाई वही है, ब्लैक गोल्ड एंड द गोल्ड जब भी होता है बड़ा पंगा करता है ये। अब सूडान में ये जो मामलात चल रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या आप देख रहे हैं? हॉस्पिटल्स में घुसकर कत्लो गारत की जा रही है, दरख्तों के साथ लाशें लटकाई जा रही हैं, औरतों का रेप किया जा रहा है। क्या आलमी दुनिया ये सब कुछ देखकर कोई एक्शन लेगी? जेनोसाइड जो है वो, इसको नस्लकशी कहते हैं। वो नस्लकशी लोग समझते शायद नहीं है नस्लकशी क्या होती है। एक नस्ल दूसरी नस्ल से इस हद तक नफरत करती है कि वो उसको ख़त्म कर देना चाहती है। देर दो मेजर नेशनैलिटीज़ हैं सूडान में, दो अलग कौमें हैं। मैं थोड़े फिर तारीख़ में ले जाता हूँ। जज़ीरतुल अरब कहते हैं, तो जज़ीरतुल अरब है जो मौजूदा जज़ीरतुल अरब है, यानी सऊदी अरेबिया जो है, अब सऊदी अरेबिया नहीं, उस ज़माने तो खैर जज़ीरतुल अरब की अलग चीज़ थी, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जब जज़ीरतुल अरब में ये कह ली कि तरक्की शुरू हुई, तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, आपने अमूमन सुना होगा, जो लोग अरब में रहते हैं वो बद्दू लफ्ज़ से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हैं, यानी ये आउटस्कर्ट में रहते थे, वहाँ पर ऊँट इनके पास होते हैं, फार्म्स होते हैं, दैट्स व्हाट दे लिव ऑफ ऑफ ये इनका जो गुजर बसर है वो फार्मिंग होता है। सेल्फ सफिशिएंट ट्राइब्स होते हैं, अभी भी मौजूद हैं, और ये सहरा में रहते हैं, और खजूर, दूध, गोश्त, ये इनका अपना इसी पे रहते हैं, इसी पे जीते हैं। दे आर सेल्फ सफिशिएंट। ये कुछ कुछ में माइग्रेट करते हैं ना, पानी टू पानी मूव करते रहते हैं। तो एक बहुत बड़ी माइग्रेशन उस वक्त हुई, जो अरब पॉपुलेशन थी वो सूडान की तरफ मूव हुई है। तो जो असल में जो, अगर आप, और सूडान अरबी ज़बान का गहवारा है, अगर आप कहें कि अगर आपको फुसा बहुत अच्छी अरबी सीखनी है, बहुत बड़े मदारिस, तो वो सूडान में मौजूद है। क्योंकि उस वक्त के जो अरब थे, यानी कदीम अरब कबाइल, वो सूडान की तरफ मूव कर गए थे, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे है। ऑफ कोर्स इंटर मैरिजेस हुई, जो कुछ हुआ वहाँ पे। वर्सेस न्यूबन्स, जो जो असल यानी अफ्रीकी, या जिनको काले कहते हैं आप उनको, वो भी बेसिकली दोनों का रंग स्याह हैं, लेकिन उनमें से एक अरब स्पीकिंग है, एक नॉन अरब स्पीकिंग है। तो ये डिवीजन है वहाँ पर। अब ये जो लड़ाई, जो जेनोसाइड हो रहा है, ये नॉन अरब अरब को मार रहा है और अरब नॉन अरब को मार रहा है। असल में तो नस्ल कशी यही है कि वो एक दूसरे के वजूद से इतनी नफरत करते हैं कि वो ख़त्म कर देना चाहते हैं। नस्ल कशी इस बुनियाद पर, ज़बान की बुनियाद पे। वो जो आपने रेप की बात बताई, वो सिर्फ लड़कियों के और बच्चियों के नहीं, बल्कि कई ऐसे केसेस हैं जिसमें 1 से 2 साल के बच्चों को भी उन्होंने, बच्चों और बच्चियों को रेप किया और उनको मार के डाल दिया। जाहिर बात, उसके बाद वो जिंदा नहीं रहते। एक बहुत बड़ी तादाद में जब वो हमला करते हैं, तो वो इसलिए नहीं करते कि दे टेकिंग ओवर अ प्लेस, दे वांट टू किल एवरी लिविंग बीइंग। उस वो उनके वजूद को रहना ही नहीं चाहिए। वो कहते हैं हमारा मुल्क है, ये तुम्हारा है ही नहीं ना। नॉन अरब 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 कहते हैं भाई हम यहाँ पर आए, हमारा मुल्क है। सो वो ये जो लड़ाई है, ये इस किस्म की है कि वो एक दूसरे के वजूद को बर्दाश्त नहीं करते, और नस्ल कशी हो रही है बड़ी तादाद में। और वो जो रेप का मामला है अली भाई, वो बस ऐसे बुरे हालात हैं कि आप देख रहे हैं मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है, बहुत कम होता है ऐसा। अ, आपकी रूह कांप जाए अगर आप वो देख लें, जो अगर अल्लाह ना करे, जारी बात है, वी कैन नॉट पब्लिक इट फॉर वट एवर रीज़न। पॉलिसी भी है, यूट्यूब अलाउ भी नहीं करेगा आपको। अगर क्लिप दे दूँ आपको, वैसे भेज देता हूँ मैं, आप देख लीजिएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उसके बाद रात का खाना खाएंगे और सो पाएंगे। को जिस तरह से वो बेदर्दी से करते हैं, तो वो एक लड़की मिसाल के तौर पे उसको उठा लिया उन्होंने, या 5 लड़कियां उठा के ले आए, और फिर वो उसके साथ हज़ारों फौजी उस वक्त तक करते रहते हैं वो दरिंदगी, जब तक उसमें ज़िंदगी की एक सांस भी बाकी है। वो जब चेक करके देखता है, बोलता है खलास खलास खलास, वो बोलता है बंद हो गया बंद हो गया बंद हो गया। वो चेक करता है एक आदमी पल्स उसकी, एंड दैट्स द वीडियो, आई हैव दैट, एंड
एक से ज़्यादा हैं ऐसी। या ऐसे भी मैंने वीडियो देखी जो प्रेग्नेंट और हॉस्पिटल में दाखिल हुए, मैटरनिटी वार्ड में प्रेग्नेंट औरतें हैं जो अंदर, सो उन्होंने एक बटन लेके या वो जो एके के ऊपर उन्होंने उसने खंजर को अलग किया और वो पेट से पूरा चाक करके बच्चे को बाहर निकाल के हाथ पे रख के वो डिस्प्ले कर रहा है, लुक एट दिस चाइल्ड, लुक एट दिस चाइल्ड, नाउ इट्स नॉट गोना बी। और उनका कहना यह है, दोनों तरफ का, ऐसा नहीं है कि एक तरफ दरिंदगी, दोनों तरफ है, लेकिन उनका कहना यह है कि ये जो बच्चे अगर कल बड़े होंगे तो दे विल बी द वन हु विल फाइट अस, सो हम क्यों आज उसको जिंदा छोड़ें कि वे कल हमसे लड़ने खड़े हो जाएं। सो दिस इज व्हाट दिस होल थिंग इज अबाउट। इट्स सैड, इट्स बियॉन्ड सैड। कामरान भाई, अब जैसे कि आपने बताया है कि अबू जाफ़र सूडान में रहे, अलकायदा की सूडान में प्रेजेंस है। अब ये तंज़ीम अलकायदा जो कहती है, जिसका मिशन है कि मुसलमानों पर जुल्म के अगेंस्ट ये खड़े होते हैं, अमेरिका का मुकाबला करते हैं। अब सूडान में जो नस्ल कशी की जा रही है आरएसएफ की तरफ से, जो जुल्म सितम किया जा रहा है, ये आरएसएफ के अगेंस्ट खड़े क्यों नहीं होते? अली भाई देखें, उनके अपने मफाद में नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ कि उसामा बिन लादेन जब हिजरत करके गए थे, जब उन्होंने अफ़गानिस्तान से इनखला किया था, जब उनको निकाल दिया गया था या वहाँ वो रह नहीं पा रहे थे, ख़तरात बढ़ गए, तो सूडान गए थे। और सूडान का इंफ्रास्ट्रक्चर उस वक्त अलकायदा ने बहुत चेंज करने की कोशिश की। जो आज का जो एयरपोर्ट है, जो फिर तोड़ जला दिया है आरएसएफ ने, फिर हमला करके उस पर बम मार मार के जला दिया, वहाँ सिर्फ खंडरात नज़र आते हैं। वो उसामा बिन लादेन ने बनाया था। वो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पूरी दुनिया से लेके गए, क्योंकि उनका काम कंस्ट्रक्शन का था। उन्होंने बिल्ड किया हाईवेज। जो आज इजिप्ट से जो सॉरी अपना जो एथोपिया से जो हाईवे जाता है, वो पूरा हाईवे जो था वो उसामा बिन लादेन ने बिल्ड किया था पूरा। जो फार्मिंग सारी थी वहाँ पे आउटस्कर्ट में, उस रीजन में ज़्यादा फार्मिंग होती है। वो सारे फार्म जो थे, फूड फार्म, वो सेल्फ सफिशिएंट करने के लिए उन्होंने उन्होंने शुरू किए थे। दुनिया भर से लोगों को हायर किया था उन्होंने, एक्सपर्ट्स को। तो दे ही ट्राई टू डू इट, बट वो वहाँ रह नहीं सके कुछ अरसे तक। उसके बाद फिर वो ही वेंट बैक। तो जहाँ तक अलकायदा के रूट्स वहाँ बहुत पुरानी है, ऐसा नहीं है कि, और सुडानी फाइटर जो हैं वो अलकायदा के साथ बहुत बहुत पुराना ताल्लुक है। अभी नाम नहीं लेना चाहिए, खैर बुरी बात। तो उनका उनका जो एक माजी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, वो दे आर स्ट्रॉन्ग होल्ड, उनका सुडानीज फाइटर का बहुत ज़्यादा क्लोज हैं वो उससे। अगर वो लोकल कॉन्फ्लिक्ट में पड़ते हैं और डायरेक्ट फाइट में आते हैं, वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है। अलकायदा इन सूडान जो है वो बेसिकली रेफ्यूज पोजीशन है। वो वहाँ पनाह लेने आए थे, लीबिया से निकल के, सीरिया से निकल के, और कई जगहों से आते हैं। तो वो मेनली इजिप्शियन जो है, वो मसरी फाइटर्स अलकायदा के, वो ज़्यादा वहाँ पर आते हैं, और वो वहाँ पनाह लेने के लिए आ रहे थे। यानी और उन्होंने वहाँ पे एक अबू जाफ़र ने ये किया था, अबू जाफ़र का काम ये था वहाँ पे कि वो उन्होंने एक हॉस्टल बनाया था। जो औरतें खाली, जिनके और मर्द शहीद हो गए हैं सीरिया के अंदर, उनको एग्जिट दिलाया था, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ इनका रहना मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने एक हॉस्टल बनाया था खरतूम में, जहाँ पे उन औरतों को और बच्चों को, उनके लिए मदरसा और मस्जिद और सारी चीज़ें उन्होंने सेटअप की थी। तो दैट वाज अबू जाफ़र का काम था, वो वहाँ पे वो कर रहा था। तो जब आप एक मुल्क में पनाह लेने जाते हैं, यू नॉट इन अ फाइटिंग मोड, इसका मतलब, क्योंकि क्योंकि टू बी इन दैट, लड़ने के लिए फिर आपको हथियार चाहिए, लड़ने के लिए फिर आपको नंबर्स चाहिए। इन्होंने ज़्यादा मूव किया औरतों और बच्चों को, जो अलकायदा एफिलिएशन थे। कुछ फाइटर्स हैं वहाँ पे, लेकिन वो इतने सफिशिएंट नंबर नहीं है कि वो एक आरएसएफ 100,000 पावरफुल आर्मी, क्योंकि बेसिकली वो ट्रेंड आर्मी है। टू हेड ऑन 1 लाख आर्मी को हेड ऑन करने के लिए आपको कम से कम 20-22-25 हज़ार का नंबर, तो कम से कम, अगर आप इवन गोरिल्ला वॉर भी लड़ते हैं या अगर कुछ भी करते हैं, आपको कम से कम 20,000 से 25,000 का नंबर चाहिए टू टेक ऑन 100,000 फाइटर। अगर आपकी तादाद खुद जो है वो 2,525, 2,000 से 5,000 है, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप हेड ऑन करें 1 लाख की स्ट्रांग होल्ड आर्मी को, क्योंकि हालात इतनी जल्दी चेंज होते हैं। मैं आपको हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ कि जैसे खरतूम में आरएसएफ ने कब्जा कर लिया, तो इनका पूरा जेनोसाइड हो जाता, फिर वो औरतों बच्चों को भी काट देते, इनके भी बच्चों को काट देते, जिनका कोई कॉन्फ्लिक्ट लेन देन नहीं है। सो ये लोग क्या करते हैं कि दे स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट। ये कहते हैं कि वी विल नॉट बी ऑन एनी साइड, नीदर साइड ऑफ इट, हम सिर्फ पनाह के लिए आए हैं, कीप इट अवे फ्रॉम अस। तो वो कुछ बाउंड्रीज रिस्पेक्ट की जाती हैं इनकी, और वो इनको इसलिए टच नहीं किया था। अगर अगर ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दें, तो इनके पास फिर वो कोई और रास्ता नहीं है। फिर सूडान के पास अभी एग्जिट नहीं है, सूडान के पास, सूडानीज के पास अभी कोई एग्जिट नहीं है। इसलिए इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग अंदर ही डिस्प्लेस्ड कैंपों के अंदर है ना वो। तो अगर ऐसा तो नहीं है कि वो माइग्रेट, कोई मुल्क लेने पर राजी नहीं है, ये तो नहीं है कि वो चल के कहीं चले जाएंगे, केनिया चले गए, क्योंकि केनिया में बहुत ज़्यादा सूडानीज रहते हैं, जो जो पहले की माइग्रेशन हुई है वहाँ पर, जिनके पास पैसा था वो कुछ पैसा दे दिला के चले जाते हैं। चैड इटसेल्फ बहुत ख़तरनाक जगह है, चैड यानी दारफुर वाली जो जगह है बिटवीन चैड, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है।
और लीबिया और जो ये वाली जगह, यहाँ बद्दू कबाइल वो वाले हैं जो ग़ुलाम बना लेते हैं। मेरे साथ एक लड़का था बिलाल अल मसरी, जो कि अभी माली में होता है, तो मेरे साथ केनिया में भी था वो जब मेरे पास केनिया आया था, वो छूट के आया था, वो 3 साल उसको एक कबीले ने ग़ुलाम बना लिया था। वो भाग रहा था, लीबिया से भाग के आ रहा था सूडान, खर्तूम आ रहा था कैंप के अंदर। उसको बीच में पकड़ लिया, और उसको बीच में पकड़ के उन्होंने तावान मांगा, तावान था नहीं उसके पास, तो उसको उन्होंने एक चेन से, एक जंजीर से बांध दिया। एक चेन उसकी टांग से बंधी हुई थी। जब मुझे मिला है, उसका मतलब ढांचा था हड्डियों का वो, और उसको एक चेन से उन्होंने बांधा खोंटे के साथ, और वो वहाँ जो था वो उनकी गाय भैंसों की वो टेक केयर करता था उसी जंजीर के साथ। उसको बाहर ही बांधा रहते थे वो 3 साल तक उसी जंजीर से बांधा रहा है। और एक दफ़ा उसने बताया मुझे कि मुझे रोटी देते थे, एक दिन में रूखी रोटी और पानी मिलता था मुझे, बस दैट्स ऑल इट वाज। एक रूखी रोटी और एक पानी का गिलास, यानी वो पानी, गंदा पानी जो होता है, उसी पे जीता था वो। तो कहने लगा, एक दिन मुझे बहुत तरस आ रहा था, कुत्ता बैठा हुआ था, भूख में था, तो मैंने अपनी थोड़ी सी रोटी तोड़ के कुत्ते को दे दी। तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं आधी रोटी की ज़रूरत है। फिर उसने उनका उसका राशन आधा कर दिया था इस चक्कर में। तो वो 3 साल एक जंजीर से, एक खूंटे से बंधा रहा है। कैन यू इमेजिन दैट? सो वो रास्ता इतना खतरनाक है, वो आपको कर लेते हैं, गुलाम बना लेते हैं वहाँ पर। ये एक्टिव स्लेवरी वहाँ पे होती है। तो आई मीन, कहाँ जाएंगे आप? वहाँ पे कोई निकलने का रास्ता नहीं है, लैंड राउट नहीं है। फिर गाड़ियों में ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पेट्रोल के ज़खायर, यानी ये गाड़ियों में डाल पेट्रोल पंप बने हुए हैं वहाँ पे। महदूद ज़राए हैं वो, ज़रा या तो आरएसएफ के पास होते हैं या फ़ौज के पास होते हैं, आवाम के पास वो नहीं है। गाड़ी आपकी होगी, उसी वक्त छिन जाएगी। सो देर इज़ नो वे आउट। या तो आप फिर यूएन यूनाइटेड नेशन के कैंप में जाएं, जिसको यूएन फोर्स प्रोटेक्ट करती है, उस पर भी हमला कर देते हैं वो, उस पर भी हमला हो जाता है, वहाँ से भी औरतें उठा के ले जाते हैं। आई मीन, वो भी इनकी इज्जत से महफूज नहीं है। तो कोई सेफ जोन नहीं है तो इनके लिए। मेरा नहीं ख्याल कि ये प्रैक्टिकली इस वक्त इस पोजीशन में है कि दे कैन पुट अप अ फाइट और आर्म्स, क्योंकि इनके अपने हालात जो हैं वो ये रीग्रुपिंग में है। आई डोंट थिंक इट्स वेरी मच डूएबल। कामरान भाई, क्या आप देखते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में, हफ्तों में या महीनों में हालात सूडान के अंदर नॉर्मलाइज हो जाएंगे? जैसे कि हमने देखा अभी रिसेंटली हमास और इसराइल में अमन मुआहिदा हो गया, लेकिन उस मुआहिदे के तहत जो सीज़ फायर होना था वो कम्प्लीटली हुआ नहीं। हमास की जिस इलाकों में प्रेजेंस है वहाँ पर अभी भी बमबारी हो रही है। क्या आप देखते हैं कि सूडान के अंदर जो है वो हालात नॉर्मल हो जाएंगे, अमन आ जाएगा? अली भाई, हाँ, सुन लीजिए, हुआ ये कि ऐसा नहीं है कि इसमें मुज़ाकरात नहीं हुए। इनके मुज़ाकरात सऊदी अरेबिया और बहरीन में मुतअद्दिद मुज़ाकरात हो चुके हैं, दोनों दोनों तरफ के। इनको बिठा के किया गया, ये लोग मानने को तैयार नहीं है। उनको दोनों को एब्सोल्यूट पावर चाहिए, उनको शेयर पावर नहीं करनी, क्योंकि शेयर पावर ये दोनों कर चुके हैं ऑलरेडी आपस में। इन दोनों का शेयरिंग पावर तो रह चुका है, शेयर पावर तो रह चुके हैं। तो जनरल मोहम्मद हमदान जो है, उनका थोड़ा सा आरएसएफ वाले, उनका बहुत ज़्यादा सख्त स्टैंड है कि मैं पूरा टेक ओवर करूँगा, मुझे चाहिए पूरा सूडान ऑन वर्सेस। वो कहते हैं कि वी आर द ऑफिशियल गवर्नमेंट, हम क्यों वॉक अवे होंगे यहाँ से? सो इसमें कई गुफ्तगू के दौर वहाँ पर बहरीन और सऊदी अरब में दोनों को बिठाया गया, और कई दफ़ा ऐसा हुआ ये वापस जाते हैं फिर लड़ते हैं आके। सो देर इज़ नो सच थिंग एज इनके दरमियान कोई आप पीस नहीं देख रहे। जब नफ़रत इस हद तक बढ़ जाए कौम के अंदर, अली भाई, जब वो आपके बच्चों को एक एक साल के, और ये लोग, ये अफ्रीका का डिलेमा है अली भाई। टीआईए एक जुमला होता है, आर्मी इस्तेमाल करती है, टीआईए, दिस इज अफ्रीका। क्यों करते हैं इस्तेमाल ये टीआईए के? कहते हैं कि अफ्रीका की अगर मट्टी का अगर आप कभी उठा के देखें, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, अगर वो अफ्रीका वाले हैं जो इस जोन में रहे हैं, खासतौर पे सूडान से लेके ऑल द वे इथोपिया एरिथ्रिया, बहुत गंदी वॉर चली इथोपिया एरिथ्रिया के दरमियान, रवांडा का जेनोसाइड, चाड, गान, आई मीन कोई ऐसी, ये सारी जो जगह हैं, जो लोग जियो पॉलिटिक्स समझते हैं या अफ्रीका की सियासत को या अफ्रीका के हालात को समझते हैं, कि ये इट्स बीन अ हेल होल। अगर आपको कोई आपको याद होगा, एक बहुत तस्वीर चलती थी टीवी पे पिछले दिनों में, एक बच्चा जिसकी पसलियां बाहर होती थी और आंखें बाहर होती थी, और भूख से मरा था, पीली होती थी। that was back in the days was Ethiopia। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है अफ्रीका का। अब यानी अब को युगांडा और कीनिया कदरे बेहतर हैं, तरक्की की तरफ जा रहे हैं, बट ऑन द होल एवरीवेयर वहाँ क्राइम रेट इतना ज़्यादा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। केनिया तक के मैं आपको बता दूंगा, केनिया में अगर आप बाहर चल रहे हैं रात को, तो बगैर गन के लूट लेते हैं। वो पीछे से आता है, आपको एक आध आदमी आएगा, वो आपको चोक होल्ड में डाल देता है, ये जस्ट पुट यू इन अ चोक होल्ड, टेक एवरीथिंग फ्रॉम यू, आप रात को बाहर निकल नहीं सकते हैं। केनिया में तो मैं रहा हूँ, यानी क्या, दोनों तरफ, मोम्बासा में भी, नैरोबी में भी। आप रात को जब मगरिब हो गई, आपने वापस अंदर जाना है, अनलेस अनटिल आपके पास
4 बंदे क्लाशन के साथ नहीं है आपके पास, एंड देन दे गेट शॉट ऑन, तो आप निकल ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। एज अ फॉर आई मीन लोकल को लूट लेते हैं, मार देते हैं, कंडीशन इज सो बैड। मैं बीच पे, मुझे बहुत शौक था बीच का, तो मैं जब बीच पे निकला हूँ तो मुझे जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा लगा, मेरा गार्ड मुझे बोलता है लेट्स गो राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। मैं बोला बाबा थोड़ी देर, ना 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 ना, जहां अंधेरा हुआ वहां काम खराब हुआ, लेट्स रन। और आई मीन यू कैंट, सो दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट सिविलाइज कंट्री। केनिया इज वन ऑफ द मोस्ट सिविलाइज कंट्री अभी अफ्रीका की। और भूल जाएं आप, सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये TIA, दिस इज अफ्रीका। ये जोक है अमंग अमंग द पीपल हु वर्क इन अफ्रीका, या जो काम करते हैं, बोलते हैं जब भी कोई परेशानी होती है बोलते हैं व्हाट इज दिस, बोलते हैं TIA, द व्हाट यू मीन, दिस इज अफ्रीका। तो वहाँ की मट्टी जो है सूडान की, वो अभी से नहीं, दिस बीन गोइंग ऑन फॉर 1700 BC से वहाँ पे यही मामला चल रहे हैं। दिस दिस मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल, कुछ मेरा ख्याल है 1.2 मिलियन जो है, जो नॉर्थ और साउथ सूडान से लेके अब तक जो जो नंबर्स आए हैं, वो 1.2 मिलियन पीपल डाइड। और ये ऑफिशियल नंबर है, अनऑफिशियल नोबडी नोज, बिकॉज देयर इज नो सच थिंग एज हॉस्पिटल्स और फोर्सेस तो नहीं है वो बॉडी काउंट कर रहे हैं, सिविलाइज्ड वर्ल्ड तो नहीं है। दिस इज द बॉडी काउंट दे फाउंड, देयर वाज 1.2 मिलियन पीपल। कैन यू बिलीव दैट?